बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप पढ़ाई तो अच्छे करते हैं लेकिन आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड की थी कि कैसे आप वीयू में अच्छा स्कोर ले सकते हैं और कैसे आप एफिशिएंटली स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी जो 4/4 जीपीए स्कोर करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी जो जॉब होल्डर्स हैं या हाउस कोर्स में बिजी हैं, हाउस वाइफ्स हैं और पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो मैंने उनको इस वीडियो में गाइड किया था कि कैसे आप एआई की हेल्प से पढ़ाई करके अच्छा जीपीए स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई थी जो कि मिड टर्म में जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो मैंने उनको गाइड किया था प्रॉपर्ली कि आप फाइनल टर्म के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फाइनल टर्म की जो वेटेज होती है वो 60% होती है और मिड टर्म की वेटेज अक्सर 20% होती है, अक्सर 25% और अक्सर 30%। तो अगर आपका मिड का स्कोर अच्छा नहीं भी आया तो आप फाइनल की अच्छी तैयारी करके अपना जीपीए इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी स्टडीज़ के लिए, लेकिन इससे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपने एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ, अटैम्प्ट करता हूँ। और अगर आप ये थॉट प्रोसेस मेरा समझेंगे तो आप भी एक टॉपर स्टूडेंट की तरह एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे। और आपको अगर कोई चीज़ें नहीं भी आ रही होती तो फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कैसे लेना है, क्योंकि स्टडी की सारी मेहनत एक तरफ होती है लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, इसकी टेक्निक सारी एक तरफ होती हैं, जो कि मैंने जीआरई के एग्ज़ाम से सीखी थी जब मैं जीआरई के लिए खुद को ट्रेन कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप इस स्क्रीन पर पहुँचते हैं अपना रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद, तो सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि फिल इम्तिहानी व बिका नस्ताईन। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके इम्तिहान को आपके लिए आसान बनाए। ठीक है। तो मेहनत सारी एक तरफ होती है, जो दुआ होती है वो सारी मेहनत से ऊपर होती है। अगर आपको दुआ लग जाए या आपकी दुआ आमीन हो जाए तो आपका पेपर ऐसे आएगा जैसे आपने खुद पहले से सब कुछ देखा हुआ है, आपको पता है कि आपके पेपर में क्या कुछ है। तो जब आपने दुआ पढ़ ली, आप पेपर स्टार्ट करें। पेपर स्टार्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आएगी जिस पर एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं और आपके पास एंड में, अगर अभी फ़िलहाल फाइनल टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपके पास 40 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो मैं इस स्क्रीन पर आया हूँ, मैं आपको एज अ फर्स्ट पर्सन बताऊँगा कि मैं क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। आप मेरे स्टेप से देख लीजिएगा कि कैसे आपने इन स्टेप्स में से अपने मतलब के स्टेप पिक करने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों। हो सकता है आपके लिए कोई भी स्टेप बेनिफिशियल ना हो, तो फिर आपकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हों। लेकिन मैं क्या चीज़ फॉलो करता हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा सिंसियरली, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। मेरा कोई मकसद यूट्यूब चैनल को ग्रो करना या सब्सक्राइबर लेना नहीं होता, बस आप लोगों की हेल्प करना है कि जो स्टूडेंट मुश्किल में गिरफ़्तार हैं उनकी मैं हेल्प करूँ। जो ज़्यादा फोकस स्टडी पर नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं, एफएससी के बाद इंसान के लिए मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी की लाइफ में सेटल होना, क्योंकि एफएससी में एक पूरा साल होता है जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। लेकिन जब आप डिग्री में आते हैं तो आपको 4 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं और इसलिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करें। आई डोंट वांट दैट, बस आप दुआ में याद रखा करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं लास्ट क्वेश्चन ओपन करूँगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को मैं रीड करूँगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसको रीड करने का मकसद मेरा ये होता है कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्वेश्चन क्या आया हुआ है, मुझे आइडिया होता है। फिर इस क्वेश्चन में जो चीज़ें मुझे पता होती हैं फ़ौरन उस टाइम माइंड में आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूज वर्ड्स, मैं अब इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ जैसे मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है। यूज वर्ड टू क्रिएट द बुलेटेड टेक्स्ट एज शोन बिलो एंड पेस्ट द बुलेटेड टेक्स्ट इन योर टेक्स्ट एरिया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट गिवन है, तो मैं यहाँ पर इस टाइम मेरे जहन में जो भी बात आ रही है मैं प्रॉपर आंसर इसका नहीं लिखता। मैं लिखता हूँ कि मैं ओपन वर्ड करूँगा और वहाँ पर बुलेट्स एंटर करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। इस तरह से मैं एक लिख रहा हूँ अपना आंसर। ठीक है। मैंने प्रॉपर आंसर नहीं लिखा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि क्योंकि जब मैं पेपर में जाता हूँ ना, तो पेपर में जाने से पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनकी डिफरेंट टाइप्स याद की हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ याद की हुई हैं, एग्जांपल्स याद की हुई हैं, तो वो मुझे भूल जाएंगी अगर मैं पहले ये क्वेश्चन नहीं करूँगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि पहले जो जो मेरे जहन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें आ रही हैं मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये बातें आ रही थी, यहाँ लिख ली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउ टू सर्च अ फाइल एंड डू अ पर्टिकुलर सर्च, मेरे जहन में अभी जो भी बात आ रही होगी ना, कि मैं विंडो ओपन करूँगा, ठीक है, और सर्च बार में
कीवर्ड सर्च करूंगा, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। प्रॉपर, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर आंसर, मैंने अपनी ज़ुबान में यहाँ पे लिख दिया जो जो मुझे आ रहा था। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्क्रॉल बार। अब मुझे भूल जाएंगे, ठीक है। मैंने अगर बुक के बेनिफिट्स याद किए हुए हैं, ठीक है, अगर 5 बेनिफिट्स यहाँ पे लिखने हैं, फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हो सकता है जब तक मैं बाद में इस क्वेश्चन तक आऊँ तो मैं बीच में किसी कोई एमसीक्यू मुझे इतना ग्रैब कर ले कि मैं उसके ऊपर इतना फोकस्ड हो जाऊँ कि मेरी सारी पढ़ाई मुझे भूल जाए, ठीक है। मैं, मेरे पास पहला ही क्वेश्चन ऐसा है कि मैं उसको देख के इतना परेशान हूँ कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ के आया था, मेरी सारी पढ़ाई मेरे दिमाग से निकल जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि जो जो मेरे जहन में बातें हैं वो यहाँ लिख दूँ। अब स्क्रॉल बार है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ईजिली हम मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और इस तरह से मैं जो भी मेरे पास बुक वाले 5 पॉइंट्स होंगे ना वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। विजुअल कंट्रोल होता है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होता है, इस तरह की मैं जो भी बातें मेरे जहन में आ रही होंगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। लिखने के बाद सेव करूँगा। अब जब मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, जो जो एक पॉइंट मेरे जहन में था मैंने इनके अंदर लिख दिया है, तो इससे एक और चीज़ मेरा मकसद है। एक तो ये है ना कि मेरे जहन में जो बातें थी मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि वो मुझे भूल ना जाए। दूसरा जो मेरा मकसद है ना यहाँ पर, वो ये मकसद है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर उनके आंसर्स के कुछ पार्ट एमसीक्यूज में छुपे हुए होते हैं, तो मुझे पता चल जाए कि मेरे पेपर में क्या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। जब मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा तो उनके अंदर, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू स्विच मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, हाउ कैन वी स्विच यूजिंग द कीबोर्ड। और हो सकता है कि एमसीक्यू आया हो जिसके अंदर लिखा हो कि Alt प्लस टैब इज़ यूज टू डू द डैश, और वहाँ पे मैं इसको, मेरे जहन में एमसीक्यू इजीली आ जाता है तो मैं सेलेक्ट कर दूँ कि टू स्विच अमंग द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो वो वाला एमसीक्यू जो है उसको मैं फ्लैग कर लूँगा वहाँ पर कि ये जो एमसीक्यू है इसका जो आंसर है मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये 2 मकासद हैं मेरे यहाँ पर पहले इनको ओपन करने के, ठीक है। जब मैंने ऐसा किया कि हर क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ कुछ डिटेल्स लिख दी जो मेरे माइंड में थी, ठीक है, ताकि मुझे जो जो इस टाइम याद है बाद में भूल ना जाए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद मैं सबसे पहले एमसीक्यू ओपन करूँगा, ठीक है। अब एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए मैं एमसीक्यू को रीड करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कि कौन सा इनमें से, अच्छा सबसे पहले मैं इन ऑप्शंस को नहीं देखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ के मेरे माइंड में जो भी आंसर आ रहा है ना वो मैंने लेकर आना है विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के क्या एडवांटेज नहीं होता। बुक मैंने पढ़ी भी होगी, मुझे आइडिया और होगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इसका ये एडवांटेज नहीं होता कि ये मुझे खाना बना के नहीं देता, ठीक है। जो भी मेरे माइंड में इस टाइम जवाब आ रहा है ना, मैंने ऑप्शंस को देखे बार वो माइंड में लेना है। इससे ये होगा कि अगर यहाँ पर है ना विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, और आपने बुक में से कुछ टाइप्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और आपके जहन में आ रहा है अच्छा ये टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स आप अपने जहन में लेकर आएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पास अगर ऑप्शंस पेपर बनाने वाले ने कन्फ्यूजिंग लिखे हुए हैं, यानी मतलब आपको लग रहा है ये भी ऑप्शन ठीक था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप उसके जो उसने जाल बिछाया हुआ है उसमें फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से सोच लेंगे ना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, और उसके बाद जब आप ऑप्शन में आएंगे तो आपको एक कीवर्ड पता होगा कि यार हाँ ये खाना नहीं बना सकता, तो यहाँ पर एक लिखा होगा कि कांट कुक फूड, और एक जगह पे लिखा होगा कांट गेट इनटू द किचन, और एक जगह पे लिखा होगा कि कांट डू हाउस कोर्स। तो आप बोलेंगे अच्छा ये खाना नहीं बना सकता, कुक फूड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इससे पहले मैं यहाँ पर आता तो मैं कंफ्यूज हो जाता, यार किचन में तो नहीं जा सकता, खाना भी नहीं बना सकता, हाउस कोर्स भी नहीं कर सकता, सारे ही सही लग रहे हैं, कौन सा सिलेक्ट करूँ। तो एक एज पर द बुक, एज पर द हैंडआउट्स मुझे नहीं समझ आ रही होगी, मैं उस जगह पर उस जाल में फंस जाऊँगा। तो इस तरह से मैं एक एमसीक्यू को टैकल कर रहा हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल सेम एमसीक्यू मैं रीड कर रहा हूँ और एक और स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब कौन कौन से इनमें से एडवांटेज नहीं है, मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो अब मैं एक तरीकाकार ये है कि एडवांटेजेस जो हैं वो मार्क करना शुरू कर दूं कि एफिशिएंसी है, हाँ कंप्यूटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी है, हाँ सेफ्टी प्रोवाइड करता है, फास्ट रिजल्ट हैं, जी फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन रिलायबिलिटी नहीं है इसके अंदर। रिलायबिलिटी के लिए तो मेरे ख्याल से पता नहीं है या नहीं, ये लग रहा है ये भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो जो मुझे कंफर्म है कि हैं, जो कंफर्म मुझे आंसर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि या तो इसका आंसर रिलायबिलिटी है या सेफ्टी है, तो मुझे जो लग रहा है ना कि कंफर्म इसके आंसर नहीं है, उन आंसर को तो मैं एक्सक्लूड करूँ ना। इसको मैंने एक्सक्लूड किया और इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया कि मुझे लग रहा है कि यार ये दोनों तो कंप्यूटर के एडवांटेज हैं। अब ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आंसर हैं जो कि लग रहा है कि इसका एडवांटेज नहीं है और मुझे इनमें से कन्फ्यूजन है, तो मैं करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढस,
ठीक है। इससे क्या होगा कि जहाँ पर मेरे पास 4 MCQs के ऑप्शन थे और उन 4 में से मेरा चांस था कि अगर एक ठीक होगा तो मेरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मेरी जो अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है 1/4, अब उस प्रोबेबिलिटी से मैं शिफ्ट हो चुका हूँ 1/2 पर, यानी अब मेरी चौथी प्रोबेबिलिटी के बजाय हाफ प्रोबेबिलिटी बन चुकी है कि दोनों में से मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करूं तो मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आपने क्या करना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जो आपको लग रहा है कि इसके आंसर में नहीं हो सकते। क्वेश्चन को समझ के, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ के आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है स्किपिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, कि अब हमारे पास देखें टाइम होता है, ठीक है। और ग्रेजुएट स्टडीज़ में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको आप कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम्ड हमारे पास एग्जाम है। तो अब जब फॉर एग्जांपल मैं ये रीड करता हूँ डिवाइस इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड, और मुझे इसका आंसर फ़ौरन पता है कि ये स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर डाटा करती है, नेक्स्ट करूँगा सेव, बस ये सॉल्व किया, आगे गया। उसके बाद आया कि माउस इज़ अ, ठीक है, माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस, यहाँ पर कहीं आ रहा है पॉइंटिंग डिवाइस, टच डिवाइस, अच्छा पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, इनपुट डिवाइस भी होता है, ठीक है, सेलेक्ट किया, आगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट किया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग कीज व्हेन प्रेस्ड विद अदर कीज परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशंस। इसका क्या होगा, शिफ्ट की भी स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करती है जब मैं किसी के साथ प्रेस करता हूँ। एरो की से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कंट्रोल की, कंट्रोल की भी करती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आल्ट की भी करती है। यार मुझे नहीं पता चल रहा क्या होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा ना करूँ कि 5 मिनट इधर ही सोचने लग जाऊँ। अच्छा पेपर हैंडआउट में उस पेज पे लिखा था कंट्रोल की ये करती है, मेरे जहन में नहीं मतलब 5 मिनट इधर ही लगा दूं और मेरे जो आगे इस 5 मिनट के अंदर मैं 10 सवाल सॉल्व कर सकता था, वो सारा टाइम मैंने इस चौथे क्वेश्चन पे लगा दिया इसका आंसर सोचने में। ये बहुत ही गलत टेक्निक है, ठीक है। प्रॉपर वे क्या होगा कि मैंने क्या किया कि मैं जब पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पर मूव करके आया हूँ, पिछला क्वेश्चन मैंने ट्रैक मार्क किया, फिर मैं आगे आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा कि कौन सी प्रेसिडेंट प्रोफेशन, मुझे इसका ऑप्शन नहीं समझ आया तो मैं इसको स्किप करूंगा, इस जगह पे फौरन स्किप करूंगा, कैप्स इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके सही आंसर सेलेक्ट किया, आगे गया, ठीक है। उसके बाद अगला आया, फिर अगला क्वेश्चन आया, वी कैन रिसाइज द विंडो बाय, ओके, डबल क्लिकिंग, प्रेसिंग F8, सिंगल क्लिकिंग, ड्रैगिंग द एजेस कर सकते हैं, नेक्स्ट। इस तरह मैं सारे जब कर लूंगा क्वेश्चन सॉल्व, तो बीच में से 3-4 ऐसे होंगे जो मैंने स्किप किए होंगे। अब उन 3-4 फॉर एग्जांपल मैंने 7, 13 और 19 स्किप किया हुआ है, बाकी तमाम मेरे ग्रीन हो गए। तो अब मैं आऊँगा 7 पर, ठीक है। अब 7 पे जब मैं आया, टू मूव एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप वी हैव टू, अच्छा आइकन मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको डबल क्लिक करना पड़ता है, नहीं डबल क्लिक से तो ओपन हो जाएगा, सेलेक्ट करना पड़ता है, हाँ सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, और ये हो जाएगा सेव, ठीक है। अब अगला जब क्वेश्चन आया 13, तो मैं अब इसके ऊपर आया वाइट एरिया इन द सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मुझे फिर इसके ऊपर समझ नहीं आ रही, ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर 2-3 मिनट लगाने के बजाय क्या करूँगा, अब इसको भी स्किप करके पहले 19 पे आऊँगा जो मैंने पहले स्किप किया हुआ था। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, इसका मुझे जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पे लगेगा उसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके सेव करूँगा और सेव करके इसको कर दूंगा फ्लैग, कि अब मैंने इसको दोबारा रिव्यू करना है, मुझे लग रहा है कि मैंने तुक्का मारा है, सही आंसर इसका कुछ और भी हो सकता है। फिर मैं 13 पे दोबारा आऊँगा, अब मैंने सारा पेपर सॉल्व कर लिया है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आया हूँ, अब मेरे पास 43 मिनट्स बचे हुए हैं और मैं इसको अगर 5 मिनट दे भी दूँ सोचने में तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं शुरू में इसको 5 मिनट दे दूंगा, मेरे माइंड की सारी पावर यही ले लेगा, सारा मेरा खून यही क्वेश्चन चूस लेगा, और मेरा जो बाकी पेपर है जो मैं अभी 20 मिनट में करके आया हूँ वो 2 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास मैंने MCQ सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब मेरे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे कि बेनिफिट्स ऑफ स्क्रॉल बार क्या होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर उनको लिख दिया था। अब मैंने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से मुराद के मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से मुराद ये है मेरा कि यहाँ पर तो था ना व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्क्रॉल बार, तो वो तो मैंने बुलेट पॉइंट में जिस तरह से 5 बेनिफिट्स लिखे थे मैंने लिख दिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हाउ कंप्यूटर इज़ फास्टर देन ह्यूमन, इसको मैं बुलेट फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर हैज़ फास्ट प्रोसेसर एंड computations are done very fast and human often gets tired after daily mundane tasks and unable to do computations in a fast
मैनर, और इस तरह से करके मैंने जो जो मेरे माइंड में बातें थी मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो अब ये मेरा फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने ये आंसर इसका लिखा हुआ है, जो कि आंसर बिल्कुल बुक के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आया था और मैंने इरादा किया था कि मैंने इस सब्जेक्ट में A+ GPA लेना है, ठीक है। लेकिन जब चेकर यहाँ पर आएगा और वो ये देखेगा कि ये इसका आंसर लिखा हुआ है, तो वो इसको 5 में से 2 मार्क्स देगा, क्योंकि चेकर जो है उसने सारे स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने हैं और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन को पढ़े कि यार इसने बुक की एक एक कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं ये देखूंगा कि मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है कि हाउ कंप्यूटर इज़ फास्टर। तो मैं अपना जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि उस किस तरह फास्टर है, तो उसमें अंदर देखूंगा कि मेन की पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कंप्यूटर हैज़ अ फास्ट प्रोसेसर, तो मैं इसको बोल्ड करूंगा कि कंप्यूटर का फास्ट प्रोसेसर होता है। कंप्यूटेशंस आर डन वेरी फास्ट, तो मैं ये इसको हाईलाइट करूंगा, कंप्यूटेशन बड़ी फास्ट होती हैं। ह्यूमन ऑफर्स गेट्स टायर्ड आफ्टर डेली मेंटेन टास्क, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो ह्यूमन होते हैं इसको हाईलाइट कर दूंगा और टायर्ड को हाईलाइट कर दूंगा कि टायर्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा डेली, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा टास्क, ठीक है। और उसके बाद अनेबल टू डू कंप्यूटेशन इन अ फास्ट मैनर, तो यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटेशंस बोल्ड और अनेबल बोल्ड और फास्ट मैनर बोल्ड। अब बताएं, जो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ था आप उसको 3/3 नंबर देना पसंद करेंगे, या जो अभी मैंने लिखा हुआ है कि आप देख रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन ये था, इसमें लिखा हुआ है ओके फास्ट प्रोसेसर है, फास्ट करते हैं, ह्यूमन टायर्ड होता है इसलिए अनेबल होता है, नहीं कर पाता फास्ट, इस वजह से कंप्यूटर तेज है। आप बताएं कि क्या आप इसको 3/3 नंबर देना पसंद करेंगे, या जो पहले लिखा हुआ था बुक के एग्जैक्ट वर्डिंग उसको 3/3 नंबर देना पसंद करेंगे। तो इस तरह से एक टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आते हैं कि एक तो जो क्वेश्चन होता है जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो आपने लिखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा होता है और बुक का पूरा पैराग्राफ वहां पर छाप देते हैं, ऐसे आपने नहीं करना। आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होता है ना, या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग को देखा जाता है कि जो उससे बात की जा रही है उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। आप उससे पूछ रहे हो कि भाई ये लाहौर का जो है ना बताओ कि मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट क्या है, और वो आगे से लिख दे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खानों का शौकीन हूँ और मैं रोज़ जो है ना रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जाता हूँ, और फिर जब मैं खाना खाने जाता हूँ तो फिर मैंने पिछले दिनों में 10 रेस्टोरेंट्स पे खाना खाया और उसमें से मुझे 5 अच्छे लगे। उन 5 में एक फ़ास्ट फूड का था और एक जो था वो उसके अंदर से बिरयानी दे रहा था, और फिर उसके बाद मोस्ट फेमस जो लाहौर का है वो ये वाला। अब यहाँ पर देखें कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है चेकर को कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने सही आंसर दिया भी है या नहीं, और अगर दिया है तो वो कहाँ दिया है। या तो अगर दे रहे हैं तो उसको बोल्ड करें, या फिर टू द पॉइंट आंसर के बेस्ट फेमस मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट लाहौर का क्या है, बुक में जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मोस्ट फेमस जो रेस्टोरेंट है वो फॉर एग्जाम्पल देसी, तो आप उसका नाम लिखें देसी रेस्टोरेंट मोस्ट फेमस, और फिर बस जब अगर फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स लिखनी भी है तो स्टॉप पे लिखें आंसर, ठीक है, मोस्ट फेमस देसी, ठीक है, इसको बोल्ड करें और उसके बाद आप यहाँ पे कहानियां लिखते रहें कि मैं गया वहां पे ये था ये था ये था ये था, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो आपने प्लेट में रख के एग्जामिनर को देना है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, 2 सेकंड के लिए आप मेरा आंसर पढ़ रहे हो, आप इतने वेले नहीं हो कि मेरे 10 लाइनें यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और ढूंढो कि जो बुक की चीज़ थी जो मैंने इसका आंसर देना था क्या वो मैंने वाकई लिखा है या नहीं। आप इतने वेले नहीं हो, इसलिए ये लो सामने आपकी आंखों के मैंने रख दिया है, जैसे ही आप झलकी मारोगे सामने आपका मैंने आंसर आपको पेश कर दिया है, इसको रीड करो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी डिटेल्स भी लिखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सिर्फ आंसर है तो वो 1 नंबर दे रहा है, बाकी 3 नंबर पूरे करने के लिए अगर डिटेल्स भी चाहिए थी तो ये लो नीचे डिटेल्स लिखी हुई हैं। लेकिन उन डिटेल्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उसका नाम बिल्कुल सही बताया है, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप मुझे 3/3 नंबर दो और चलो आगे जाओ, दूसरे बच्चे का पेपर चेक करो। सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स जो मेरे माइंड में आ रही थी कि कैसे आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं, और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप कैसे उसको शो कर सकते हैं पेपर में कि आपकी पढ़ाई वाकई ही अच्छी है, और कैसे टॉपर स्टूडेंट्स अपने पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। एक और यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात है।
अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉरी फॉर दैट कि ये क्वेश्चन जो है आपको सही शो नहीं हो रहा, लेकिन मेरा मकसद क्वेश्चन आपको याद करवाना नहीं है। मेरा मकसद जो बात बताना है मैं वो कन्वे आपको कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसके अंदर हमारे पास अगर सही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं होगी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर मसले आएंगे और फॉल्टी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, और ये बिगेस्ट रीजन होती है बिहाइंड द प्रोजेक्ट फेलियर। और नॉर्मली एक प्रोजेक्ट को कितना बजट देना चाहिए फ्रॉम द रिक्वायरमेंट साइड, या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को कितना बजट होना चाहिए ओवरऑल। तो अगर हम देखें तो ये CS611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ ये बनता है कि आइडली देयर शुड बी 20% बजट फॉर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग ऑन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यानी इसका सिर्फ सिंपल आंसर ये है कि 20% बजट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का पेपर में, तो मैं ये सिर्फ लिख दूं, ठीक है, कि इसका आंसर में के 20%, तो क्या आप मुझे इसके 5 नंबर देंगे? नहीं देंगे ना। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि मैं हैंडआउट्स पढ़ के आया हूँ, तो पहले मैं लिखूंगा, ठीक है, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर केयर सपोर्ट थी जो कह रहे थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा फेलियर में कॉज करती है और 87% उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद जो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि रिक्वायरमेंट को एक ओवरहेड समझा जाता है, ठीक है, SDLC के अंदर, और ये मैंने तमाम चीज़ें बुलेट करके लिख देनी है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है 10% ऑफ द होल बजट दिया जाता है, लेकिन आइडियली 20% बजट देना चाहिए। तो आप देखें कि क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो उसका आंसर सिर्फ 20% बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा कि रिक्वायरमेंट की 87% कंट्रीब्यूशन थी फेलियर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको ओवरहेड समझा जाता है, 10% नॉर्मली दिया जाता है, लेकिन 20% इसको देना चाहिए, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कि कैवेंडिश रिपोर्ट, उसको मैंने हेडिंग दे दी। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने लिखा कि कैवेंडिश रिपोर्ट, ये मैंने बोल्ड किया, ठीक है, और इसको ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इस रिपोर्ट हुई थी, इसके अंदर डिफरेंट रीजंस थी, उसके अंदर 87% रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कंट्रीब्यूशन था। फिर मैंने लिख दिया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कंसीडर्ड एज अ ओवरहेड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि SDLC में ज़्यादातर ये होता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को ओवरहेड समझा जाता है, क्योंकि लगता है कि रिक्वायरमेंट अगर गैदर करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने में देर लगेगी। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मल बजट फॉर रिक्वायरमेंट हेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्मल बजट फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया और नीचे मैंने लाइन में लिख दिया कि 10% नॉर्मली इसको बजट दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास आइडल बजट फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आइडली देयर शुड बी 20% बजट फॉर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। और ये वजह वाली जो मेरी लाइन है इसके अंदर मैं 20% को बोल्ड कर दूंगा, ताकि जो मेरा चेकर है उसको ज़्यादा खपखपाई ना करनी पड़े। एक तो उसको ऐसा भी लगे कि स्टूडेंट ने मेहनत की है, 5 नंबर का क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, और दूसरा ये कि जो मुझे आंसर चाहिए था वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू 20% मुझे चाहिए थी, और मैं जल्दी से उसको ढूंढ लूँ क्वेश्चन में, स्टूडेंट ने आंसर में उसको बोल्ड किया हो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जो अभी मेरे माइंड में आ रही थी, आप लोगों से मैंने शेयर की। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई इशू फेस हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।